हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून 2012 का पेपर पार्ट वन जो था हमने कर लिया था। 25 क्वेश्चन जो थे वो हमने उसमें डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम जो है वो नेक्स्ट के 25 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ये है आपका पेपर सेकंड। तो ये जो है वो आपको नेट जेआरएफ के लिए भी हेल्प करेगा, सेट के लिए भी हेल्प करेगा, चाहे किसी भी स्टेट का दे रहे हैं आप। और साथ में जो है अभी पीजीडी का पेपर जो है वो आने वाला है हिमाचल का, और साथ में सेट भी आने वाला है, तो उसके लिए भी जो है ये आपके लिए हेल्प करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से जो है वो हमने करना है आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। असर्शन रीजन का क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आज हम जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका असर्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिजायरेबल टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द कंट्री। कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो आपका वीकर सेक्शन ऑफ कंट्री के जो वीकर सेक्शन है उनकी जो है वो हेल्प करेगा। तो ये आपका सही है। ठीक है, समावेशन है फाइनेंशियल, मतलब कि आपका वित्तीय समावेशन जो है वो डिजायरेबल टू हेल्प किसके लिए, कि ये हेल्प करेगा वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कंट्री में जो है। तो नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ये तो सही है स्टेटमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नीड्स टू बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू डेवलपमेंट बेनिफिट्स टू मासेस। अब इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होंगी बोलते, तो उनकी ज़रूरत है किसके लिए, बी प्रमोट टू फैसिलिटेट, उसको प्रमोट करना, किसको प्रमोट करने के लिए, फैसिलिटेट एक्सेस टू डेवलपमेंट बेनिफिट्स टू मासेस, मतलब कि जो डेवलपमेंट बेनिफिट्स हैं वो मासेस मतलब सब लोगों तक जो है वो पहुंचने चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, और इसका जो है वो आपका बोथ A and B are A and R are correct and R is the correct explanation of A। ठीक है, तो आपका जो है वो आंसर ये वाला होगा। तो इसमें लिखते हैं वेट, both A and R are correct and R is the correct explanation of A। तो B जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th। इसका साइज थोड़ा छोटा रखते हैं। 27th क्वेश्चन है असर्शन, स्टेशनरी स्टेट इज द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। स्टेशनरी मतलब स्टेज जब आ जाती है, ठीक है, तो वो एंड ऑफ द प्रोसेस कैपिटल फॉर्मेशन का वो एंड होता है, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका स्केर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज ऑल्सो कैपिटल लीड्स द इकोनॉमी टू द स्टेशनरी स्टेट। तो ये भी जो है वो सेकेंड वाला जो है वो भी सही बोल रहा है कि स्टेशनरी जो स्केर्सिटी जो है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का कम होना जो है वो भी आपका जो है वो क्या करता है, कैपिटल लीड्स द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को स्टेशनरी स्टेट में लाने के लिए जो है वो मतलब कि लाने का जो है वो कारण होता है। ठीक है, तो ये बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 27 का भी जो है वो आपका होगा बी। नेक्स्ट है 28th। असर्शन है इन्वेस्टमेंट हैज आल्सो अ सप्लाई इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट जो है उसका जो है वो आपका सप्लाई, इन्वेस्टमेंट हैज आल्सो अ सप्लाई इफेक्ट। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट है बिकॉज इट रेजेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा ना, सप्लाई इफेक्ट तो होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, देन क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी, गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी तो क्या होगा, सप्लाई होगी उनकी। ठीक है, और इट रेजेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस को जो है वो रेज कर रहा है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है assertion A, gold standard was finally given up after the second world war। गोल्ड स्टैंडर्ड जो था वो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो था वो ये दिया था, ये तो सही है। बिकॉज कंट्रीज हैड डिफरेंट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, क्यों दिया कि मतलब अब दूसरी बात तो ये बोल रहा है ना कि कंट्रीज
है डिफरेंट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये भी सही है कि डिफरेंट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन भी था, बट ये इसका कॉज नहीं है, बिकॉज मतलब कि इसके कारण ये नहीं हुआ, तो दोनों ही बोथ आर करेक्ट, बट आर जो है वो इसकी ए की जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो 9 का जो है वो आपका बी होगा, 29th का। नेक्स्ट है 30th। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, ये तो बिल्कुल सही है कि एग्रीकल्चर में हम जो है वो हमें पता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है ना वो जीरो होती है, तो सेकंड क्या बोल रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज क्लोज टू जीरो, तो दोनों ही बिकॉज ये है, तो मतलब इसका जो है वो आपका आंसर जो है वो A is correct, but R मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ दोनों ही जो है वो आपका सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी करा है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है सही है, बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज क्लोज टू जीरो, क्योंकि वहां पर मार्जिनल एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होती है, जीरो होती है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपको पीजीटी इकोनॉमिक्स में आएंगे, तो जो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं या हमारे चैनल पे आए हैं तो वो रोज जो है वो ये वाले लेक्चर जो है वो अटेंड करें, ताकि जो है वो अच्छे से आपकी प्रेपरेशन जो है वो हो जाए। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, फर्स्ट है सीईएस, सीईएस का मतलब क्या है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन फंक्शन, ठीक है, तो ये जो आपका कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन जो है प्रोडक्शन फंक्शन, तो ये क्या बताता है कि आपका जो है वो ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन प्रोडक्शन, क्या बताता है ये, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इनपुट आउटपुट का रिलेशन बताता है, ठीक है, तो इसमें इसने क्या बोला है, जो कांस्टेंट इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फंक्शन है ये बात करता है कि आपका जो है वो टू इनपुट है, एक है आपका के फॉर कैपिटल एंड एल फॉर लेबर, ठीक है, और इसका जो फंक्शन बनता है ये है आपका क्यू इक्वल टू ए अल्फा के माइनस पी प्लस ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट क्लोज एल माइनस पी फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 बाय पी, ठीक है, इस तरह से जो है, रुको आपको मैं अलग शीट पे ले चलता हूँ, वहां पे जो है वो ये करते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है वो आपका इसको मुझे पीडीएफ में लेना पड़ेगा, वेट हो नहीं पाएगा, इसको टाइम लग जाएगा, कोई ना आप इधर ही देख लीजिए आज, ठीक है, तो ये क्या है आपका Q इज इक्वल टू अल्फा के की पावर माइनस 1 प्लस 1 माइनस अल्फा देन ब्रैकेट क्लोज, फिर है आपका L माइनस की पावर माइनस पी ब्रैकेट क्लोज की पावर 1 माइनस पी। अब ये डिनोट क्या कर रहा है, अल्फा जो है वो आपका बताता है पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये आपका रिप्रेजेंटिंग टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को बता रहा है, जो आपका ये जो है ए, ठीक है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को, ठीक है, क्यू जो हो गया वो आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ए क्या बताया मैंने, पॉजिटिव कांस्टेंट है रिप्रेजेंटिंग टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, अल्फा जो है वो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल है, ये आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल है, के साथ है ये दिया हुआ, ठीक है, और आपका पी जो है, ये वाला जो पी है ये बता रहा है ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, ये आपका डिनोट कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इकट्ठा हो गया ये, बट समझ लीजिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे समझिए आप। और P जो है, अब इसमें अगर हम बात करें, अगर P इक्वल टू 1 है तो आपका इनपुट जो है वो आप इनपुट जो है वो कैन बी सब्स्टिट्यूट एट अ कांस्टेंट रेट, अगर ये P जो है अगर 1 होगा तो इनपुट जो है वो आपका कांस्टेंट रेट से सब्स्टिट्यूट जो है वो हो सकते हैं, और अगर P ग्रेटर देन 1 है, अब इनमें अगर हम बात करें
कांस्टेंट रेट से होगा ये, मतलब कांस्टेंट दिखाएगा। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल दिखाता है, p लेस देन 1 है तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल दिखाता है, और p इक्वल टू 1 है तो ये आपका क्या दिखाता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल दिखाता है। तो ये तो हो गया आपका कांस्टेंट इलास्टिसिटी आपका CES प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट है आपका कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें देखते हैं कि आपका जो कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, इसमें इसने जो एक इक्वेशन दी है वो है इसकी Q इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा, ठीक है। अब Q जो है इसमें वैसे आउटपुट है, L फॉर लेबर है, K फॉर कैपिटल है, अल्फा और बीटा क्या है, ये अल्फा इज द आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर है ये, और बीटा जो है वो आपका ये भी आपका इलास्टिसिटी है विद रिस्पेक्ट टू जो है वो इज द आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू ये कैपिटल के है, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। और A जो है वो आपका एफिशिएंसी पैरामीटर है। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि आपका अगर अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल टू 1 रहेगा तो आपका जो है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होंगे। अल्फा प्लस बीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा तो आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होंगे, और अल्फा प्लस बीटा जो है वो लेस देन 1 रहेगा तो आपके डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होंगे, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया कि क्या होगा। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बट इनको जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, मैंने आपको सारा ये बता दिया। अब क्रोनोलॉजी की अगर बात करें तो इसका जो CES जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये आपका 1961 है, और दूसरा जो है अगर हम बात करें कॉफ डॉगलस की तो ये आपका 1927, और आपका थर्ड वाला जो है आपका थर्ड वाला कौन सा है, ट्रांसलोक प्रोडक्शन फंक्शन। ट्रांसलोक प्रोडक्शन फंक्शन ये था आपका 1972। तो देखो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन सबसे पहले है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को देखेंगे तो देखिए पहले 4 कहाँ पर आ रहा है, 4 तो यहाँ आ रहा है, फिर उसके बाद आपका 19 कितना बताया 70 1927 ना, हाँ 27, तो आपका फिर 2 आ जाएगा, 4 2 फिर 61 फिर 70 फिर आएगा आपका 72, तो आपका आंसर जो है वो ये होगा, क्लियर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्कीम्स। अब इसमें थोड़ा सा जो है ना वो की में आंसर कुछ और दिया है, बट अगर स्कीम्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो है वो देखते हैं हम कौन सा आंसर रहेगा इसमें। EAS का मतलब है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, जो कि आपकी 1993 में है। TRYSEM का जो फुल फॉर्म है वो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो थी ये आपकी जो थी वो 1979, ये 18 to 35 के जो लोग हैं उनके लिए जो था वो इनकम ग्रोइंग एक्टिविटी से रिलेटेड थी। और JRY का फुल फॉर्म है जवाहर रोजगार योजना, ये है आपकी 1989। और आपका RLEGP है आपकी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये है आपका 1983। तो देखते हैं इसमें कौन सा आपका जो है वो आंसर हमारा बन रहा है। तो फर्स्ट जो है सबसे पहले जो है वो आपका 80, ये आएगा आपका 93 है, ये 70 वाला, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड फिर उसके बाद 4 फिर उसके बाद आपका 3 एंड 1, तो इसमें आ रहा है हमारा 2 4 3 1, 2 4, यहाँ देखेंगे आप ये वाला कहाँ आ रहा है 2 4 3 1, तो हमारा जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला होगा। नेक्स्ट है 32 हो गया, 33 क्वेश्चन। अरेंज द ओरिजिन ऑफ मनी इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर।
सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो इसको भी सीक्वेंस में लाना है, कैसे कैसे जो है वो इनका ओरिजिन हुआ। तो सबसे पहले तो आपको पता है कमोडिटी आएगा, ठीक है। कमोडिटी के बाद आपका आया मेटल, मेटल के बाद आया आपका पेपर एंड फिर आया चेक। तो आपका 3241 3241 सी, ठीक है। तो ये वाला जो आपका आंसर हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट इज 34, अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले रीस्टेटमेंट जो है वो आपका, सबसे पहले जो थ्योरी की अगर हम बात करें तो आपका जो है वो क्वांटिटी थ्योरी है, ठीक है। तो देखेंगे डी तो यहाँ भी आ रहा है। सेकेंड और सबसे लास्ट में जो है वो आपका रहेगा वन, मतलब कि रीस्टेटमेंट, तो इसमें आ रहा है ये, ठीक है। तो आंसर आपका जो होगा वो, तो यहाँ देख लेंगे सबसे पहले आपका क्वांटिटी थ्योरी है, फिर उसके बाद जो है वो आपका 4 कैश बैलेंस है, फिर आपका सेकंड है इनकम थ्योरी, और फिर है आपका रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी। इसका जो क्रोनोलॉजी में अगर हम देखें तो इसका है 1956, इसका 1956 7 इतना इसमें गिवन है, बट यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कैश बैलेंस की, ठीक है। तो ये जो है वो कैश बैलेंस अप्रोच जो है किसी एक ने नहीं दी है, काफ़ी जो है वो इकोनॉमिस्ट उन्होंने दी है, जैसे आपका पीगू, मार्शल रॉबर्टसन, जीएम केन्स हो गया, हॉटरे। तो 1923 22 23 में ये जो है वो 21 से 23 तक ये दिया हुआ है। तो इसको 21 और 23 में अगर हम कंसीडर करें तो सबसे पहले जो है वो, और जो आपका क्वांटिटी थ्योरी है, क्वांटिटी थ्योरी ये आपका 1911 से है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वांटिटी थ्योरी 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और फिर आपका जो है वो 2, और फिर आपका 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रोनोलॉजी है इनकी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो इसका जो आपका गिवन आंसर है वो आपका आएगा एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस एंड जे स्मिथ, ठीक है। तो 35 का जो है वो आपका 35 का आपका हो जाएगा बी, ठीक है। एडम स्मिथ, रिकार्डो, एडम स्मिथ, माल्थस, एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, जे स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंसिंग प्रोसेस ऑफ सुम्पीटर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज। सुम्पीटर का जो डेवलपमेंट मॉडल है उसका सीक्वेंस मॉडल जो है, सीक्वेंस फॉर्म जो है वो है आपका ब्रेकिंग सर्कुलर फ्लो, इनोवेशन, बैंक क्रेडिट, स्वार्म लाइक क्लस्टर, ये है प्रोसेस ऑफ सुम्पीटर मॉडल। तो 36 का जो है वो आपका बी होगा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड। तो इसमें बताना है कि कब कब जो है वो थ्योरीज जो थी वो ये आई थी, ठीक है। तो 37 की अगर हम बात करें तो जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है वो आपकी किसने दी है, रिकार्डो ने, और ये है आपका 1817, ठीक है, 1817। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एडम स्मिथ की है 1776। और नेक्स्ट कौन सी है, लियोंटी पैराडॉक्स, लियोंटी पैराडॉक्स जो है वो 1953 है। और आपका फैक्टर एंडोमेंट, फैक्टर एंडोमेंट जो है वो आपका, जिसको एचओ थ्योरी भी बोलते हैं, तो वो है आपका, मतलब इसके दो आते हैं 19, एक 19 में है वर्जन और एक 1933 में। हेक्सचर और ओहलिन दो लोगों ने जो था ये थ्योरी दी थी। तो फर्स्ट था कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कब बताया, 1817 में। और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज कब बताया, ये बताया मैंने आपका 1776 में। और 53 और 90, तो क्या ऑर्डर बन रहा है हमारा, सबसे पहले जो है वो 19 वाला आ रहा है, मतलब जो है वो आपका 4, ठीक है। उसके बाद जो है 53 है, 19 है, सॉरी 18 है, यहाँ तो 18 भी है ना। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट 17 भी है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं फिर क्या बनेगा, ये 4 ये है।
तो पहले आएगी आपकी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, टू कहाँ पे है, टू यहाँ भी है यहाँ भी है। सेकेंड में आएगी आपकी वन, कंपैरेटिव कॉस्ट, तो ये वन, तो आपका आंसर जो है वो यही हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो आपका ये 76, फिर 18, फिर उसके बाद 4 आएगा, ठीक है, 19, 33 और फिर 53, तो इस तरह से। नेक्स्ट है अरेंज द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो सबसे पहले आती है आपकी यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सी आएगी, ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ आती है, थर्ड होती है टेक ऑफ, फोर्थ होती है आपकी ड्राइव टू मेच्योरिटी और फिफ्थ होती है हाई मास कंजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपकी चार दी है, तो यहाँ पर सेकंड आएगी प्री द ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन नहीं दी है तो थर्ड आएगी फिर टेक ऑफ, फोर्थ में आएगी एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन और सॉरी आपका ड्राइव टू मेच्योरिटी 4 और फिर आएगी 1 एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो 5 आती हैं। फर्स्ट कौन सी आती है आपकी, फर्स्ट जो है वो आपकी आएगी जो है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी 1, सेकेंड वाली यहाँ गिवन नहीं है, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, फिर आपकी ये थर्ड आती है, ठीक है, और फिर जो है वो आपकी ये फोर्थ आती है और ये फिफ्थ होती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा डी, मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी, टेक ऑफ स्टेज, ड्राइव टू मेच्योरिटी एंड हाई मास कंजम्पशन। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस। अब इसमें सबसे पहले आपका जो टैक्सेस में अगर देखें तो सबसे पहले आया है आपका लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू की बात करें तो ये आपका 1793 एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड जो हुआ था उसी में है ये। और उसके बाद जो है वो सेल्स टैक्स, सेल टैक्स की अगर हम बात करें तो 1956, तो 1 2 आएगा, फिर आपका है मोड वैट 1986 3 एंड फिर आपका सर्विस टैक्स है आपका 1994, ठीक है। तो आपका 1 2 3 4 आंसर जो है वो आपका कौन सा होगा, ए। 40th है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग। अब इसकी करेक्ट क्रोनोलॉजी जो है वो हमने बतानी है, तो यहाँ पर जो है वो 40 का देखते हैं कौन सा आएगा। इसमें जो है वो सबसे पहले है आपका गॉसेट 40 का जो है वो आपका आंसर है हो जाएगा आपका, सबसे पहले आएगा गॉसेट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल्स, ठीक है। देन उसके बाद आएगा फिशर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ 3 और मोर सैंपल्स 1, और फिर उसके बाद है कैंडल्स पार्शियल रैंक कोरिलेशन 2 एंड फिर आएगा आपका 4 में काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द कर्व एंड रैंडमनेस ऑफ द सैंपल वैल्यूज। तो 40 का जो है वो आपका कौन सा होगा, ए, 3 1 2 4, 40 का आपका ए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मैचिंग वाले हैं, मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट है आपका बिहेवियरल, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा सारा कंप्लीटली नहीं दिख रहा है ये, तो यहाँ पर देखना है आपने, मैच करेंगे, इसका मैचिंग के क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म, ये सीट एंड मार्च ने दी है, ठीक है। तो इसका जो है 1 जो है उसका हो जाएगा 2 जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है आपका 2 का, ये था आपका 1 क्लार्क, 2 का हो जाएगा 1, 3 का है डबल क्राइटेरियन ऑफ वेलफेयर, ये है आपका स्किटोवस्की, और 4 आपका इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम जो है वो केनेथ एरो 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ए आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें
तो आपका कौन से आएंगे देखेंगे जरा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपका है अब ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स लुकास 2 हो जाएगा, मतलब 1 का सबसे पहले ऐसे 2, और उसके बाद है आपका परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ये जो है वो आपका फ्रिडमैन है। फिर आपका आएगा 4, ये तो आपको याद ही होगा, मल्टीपल इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड बजट, इसका आपका आएगा TH हैविलोमो, ये वाला 1241, एंड आपका है ये इसका था ना न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स। न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स जो है वो आपका N जॉर्जी मैनक्यू, तो इसका आएगा आपका 2413, इसका हो जाएगा आपका C। ठीक है, 42 का जो है वो आपका C। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मतलब देखो आपको कुछ भी पता नहीं तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस तो पता होगा। ठीक है, तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसने जो है वो आपका दिया है, 2 का जो है वो आपका मिल्टन फ्रीडमैन है, तो 2 का 4 यहाँ एक ही से मिला हुआ है। ठीक है, तो इससे भी आप जो है वो अदर्स को जो है उस तरह से आप यहाँ पर सही लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ का। ठीक है, 43। अब इसमें जो है वो हम देखेंगे इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ, तो पहला जो है वो आपका हो गया 2, तो वैसे तो हमें इसी से पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पर मिल रहा है ये, बट फिर भी आगे देखेंगे। वेरियर नाइट जो है वो इसका हो जाएगा 2 का 3, PQLI जो है वो आपका मॉरिस टी मॉरिस 4, और सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सेक्टर मॉडल। 44 जो है 4 सेक्टर मॉडल आपका कौन बात करता है, 4 सेक्टर मॉडल का महालनोबिस। ठीक है, 3 हो जाएगा, सबसे पहले 3 कहाँ पे है, ये B। तो 4 सेक्टर मॉडल जो है वो किसने दिया है, 4 सेक्टर मॉडल महालनोबिस। उसके बाद अगर हम बात करें क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स, तो वो आपका लिवेंस्टीन है। बिग पुश थ्योरी जो है वो आपका यहाँ पे रोजेंस्टीन रोडान ने दी है, और आपका थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो ल्यूइस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 2 3 4 1 2 इस तरह से आएगा ये क्रोनोलॉजी जो आपका मैच करेंगे। नेक्स्ट है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये आपका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये आपका 3 1 का 3। लेवल ऑफ प्राइसेस, ये आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 आ जाएगा, 3 4 यहाँ 2 हो रही हैं। फिर इंडस्ट्री है तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर 1 आ जाएगा, और फिजिकल इंडिकेटर्स हैं तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2 C, तो 45 का जो है वो आपका C आएगा। 46 जो है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये था आपका 2000 में। ठीक है, यहाँ पर 1 का हो जाएगा 3, सबसे पहले 3, फिर आपका मैरीन फिशिंग पॉलिसी जो है ये आपका आएगा 2004 1, सबसे पहले तो यहाँ इसी से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है वो पता है तो आपका जो अब 2000 में है तो यहाँ पर इसी से आप जो है वो सही गैस लगा पाएंगे। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो आपका 2004, एंड 7th फाइनेंस कमीशन जो है वो 1978, तो आपका जो है वो आंसर डी होगा इसका 46 का। नेक्स्ट है 47th। थोड़ा सा आगे पीछे जब हो जा रहे हैं ना तो इससे थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा आप ऐसे देख लीजिए। यहाँ पर गेट जो है
कौन सा क्वेश्चन है, 47th है ना ये, ठीक है। अब गेट जो है आपका, ये आपका फ्री ट्रेड बताता है, पहला 3 हो जाएगा, ठीक है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये करता है आपका मैनेजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर आपका आएगा 3 के बाद आएगा 1, यहाँ देखिए 3 1, और उसके बाद है IBRD। IBRD की अगर हम बात करें तो आपका ये आएगा डेवलपमेंटल फाइनेंस, फिर 2, और फिर UNO जो है वो मेंटेनेंस ऑफ पीस अमंग नेशंस, तो फिर आएगा 4, 3 1 2 4, ठीक है। 3 1 2 4 ये बी हो जाएगा इसका 47 का, 3 1 2 4 बी। नेक्स्ट है इसको भी मैच करना है, ठीक है। सबसे पहले एडम स्मिथ की बात करें तो आपका एब्सोल्यूट एडवांटेजेस, ये पहले भी रिपीट हुआ शायद ना, पहले का हो जाएगा 3, वैसे तो 3 कहाँ पे, यहाँ देखते हैं, इसी से पता लगा सकते हैं आप कि 48 का बी होगा। फिर डेविड रिकार्डो की जो है वो कंपैरेटिव कॉस्ट है। एचओ थ्योरी ऑहलिन जो है वो फैक्टर एंडोमेंट को बताती है, आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। और 3 4 2, और आपका क्रैविस जो है वो अवेलेबिलिटी डॉक्ट्रिन, तो 4 का हो जाएगा आपका 1, 3 4 2 1, तो बी जो है वो 48 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को जो है वो 2 से मैच करना है, थोड़ा सा हमें ऐसे देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे, ये है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो आपका हो जाएगा इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम इन द ट्रायल, तो सबसे पहले 2, एक का आएगा आपका 2, फिर उसके बाद रैंडम सैम्पलिंग की अगर बात करें तो रैंडम सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सिस्टमैटिक ऑफ द रेस्ट, तो इसका हो जाएगा आपका, बट ये फर्स्ट वाला क्या बता रहा है, इक्वल प्रोबेबिलिटी, रैंडम सैम्पलिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन आइटम इन अ ट्रायल, तो उसके बाद 2 के बाद आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पहले तो देखेंगे 2 और 1 कहाँ पे है, 2 के बाद इसका आंसर जो है वो आपका डी होगा। फिर 4, फिर आपका 4 है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये आएगा आपका रैंडम चॉइस ऑफ ऑल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम बोल रहा है ना, तो स्ट्रेटिफाइड, तो आप इससे भी आप इसको जो था वो मैच कर सकते हैं 3 का 4, बट यहाँ 2 जगह है, तो अगला देखते हैं स्ट्रेटिफाइड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, तो ये होगा आपका रैंडम सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सिस्टमैटिक लिखा है ना, तो ऑफ द रेस्ट, तो आपका फिर आएगा 3, तो आपका सही जो है वो आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाली टाइम जो है ना, मैं आपको एक ही शीट में एक साइड वाले क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है, ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ISLM जो थ्योरी है वो आपका किसने, हिग्स हैंसन की है, मतलब पहले का 3 हो जाएगा। कंजम्पशन रैचेट इफेक्ट जो है वो आपका किस में आता है, आपका रैचेट ड्यूजनवेरी की इसमें आता है ना, तो फिर 4 आएगा, 3 4 ये वाला, ठीक है, तो ए हो जाएगा। फिर उसका लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो है वो आप सबको पता है कि एंडोमोडिग्लैनी ने दी है ये, तो ये 1 आएगा, ठीक है, इसी से भी आप, बट यहाँ पर 1 से मैच करेंगे तो यहाँ सारे 1 है। फिर क्रिटिक्स ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो लुकास एंड सार्जेंट, तो ये आपका आ जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2, तो यहाँ पर जो है वो ये ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये आज की क्लास थी, इसमें हमने जो है वो सेकंड का जो पेपर है वो कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है वो हम थर्ड पेपर लाएंगे 25 टू 3 पार्ट में हम उसको करेंगे, और जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, रोज आपको जो है वो इस तरह की वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी, और हम डिटेल जो है वो डिस्कशन
करेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास में ट्राई करूंगा कि वन साइड के क्वेश्चन ही हो, मतलब इस तरह से फिर थोड़ा प्रॉब्लम रहती है देखने में। तो